230 विधानसभा मध्य प्रदेश में है। अब इसमें 15,000 जो लगभग कंप्लेन आई है, उस 15,000 कंप्लेन में 230 विधानसभा से आप मोटा मोटा लगा ले, इसका मतलब है कि सारी विधानसभा प्रभावित रही कहीं ना कहीं। 3 तारीख को जैसे ही इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हुई है, हमने 2-3 बजे तक रुझान आना समझ में आ गया है मुझे। हम तुरंत CGI साहब के घर पहुंचे हैं और इस चीज़ को लेकर के हमने रिक्वेस्ट कर भी दी। हमने उनको एप्लीकेशन दे दिया, सारी चीज़ें और विद एविडेंस के साथ में दिया कि 15,000 कंप्लेन हो इसी चुनाव को लेकर। हाँ, करेक्ट। लेकिन अगर इस मामले में कार्रवाई 15,000 में से कुछ मामले में भी अगर कार्रवाई होती तो फिर क्या हो? मैं सिर्फ इतना, मैंने बहुत सारे CM बदलते देखा है, बहुत हम लोगों ने बदलवाए हैं। ये सब छोड़िए बातों को, बहुत CM आएंगे और चले जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं और इसके बाद अब जो है वो CM फेस को लेकर बातें चल रही है लगातार। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद तकरीबन 15,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी लगातार कंप्लेन की है। अलग अलग तरीके से कंप्लेन किए गए हैं। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से वो पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। तो सर, कैसे ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और क्या है पूरा मामला, ज़रा बताइए डिटेल। पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं और इसके साथ में मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि भारत देश की जनता ने जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उन चुनावों में जो है तो वोट तो दिया, पर उसके साथ उन्होंने अपने जो राइट्स हैं, सुप्रीम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट्स दिए गए हैं वोटिंग को लेकर के, उसका भी उन्होंने भरपूर उपयोग किया। अब इस दौरान पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्या उन्होंने राइट्स का यूज किया। तो जो इलेक्शन जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के इलेक्शन की काउंटिंग के दिन तक 15,000 एप्लीकेशंस कंप्लेंट जो है तो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर आई। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ 22 नवंबर तक की। 22 नवंबर के बाद जो आगे आई होगी वो अलग अलग है। जो इसमें पत्रिका न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश का, उसने 22 नवंबर 2023 को इसके बारे में बहुत बड़ी रिपोर्ट किया और उसने बोला कि मध्य प्रदेश में लगभग 15,000 के आसपास कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पेंडिंग है। वो कंप्लेन है जो या तो कैंडिडेट्स की है या तो वोटर्स के राइट्स को लेकर के हैं। वोटर्स के राइट्स में लेकर के ये क्या है, इरेगुलर से इनकी EVM थी, पहली चीज़। दूसरा, कुछ लोग ऐसे थे जो वोट नहीं डाल पा रहे थे, वो भी कंप्लेन किया। कुछ लोग ऐसे थे कि जैसे EVM वगैरह उनको छीन लिया गया और उसको लेकर के कहीं और ले गए। इस तरह से भी कुछ बहुत सारी चुटपुट घटनाएं हुई। इसके साथ में जो मान लीजिए कहीं कोई दबंग या मजबूत कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट ने आपको जानता है कि आप किसी और पार्टीज को वोट देना चाहते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स को वायलेट कर दिया। इस तरह के अलग अलग बहुत सारे उसमें कंप्लेंट थी। हमें लगा कि 3 तारीख तक यानी 3 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट डिसाइड किया था कि 4 राज्यों का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा। पर उन्होंने बिना डिक्लेयर तो करने का उन्होंने सब बना लिया और डिक्लेयर कर भी दिया। पर हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि जो 15,000 एप्लीकेशन फाइल है, पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, उसको भी वो डिसाइड कर देंगे। पर ये उन्होंने डिसाइड नहीं किया तो हम सीधा रात को पहुँचे CGI साहब के घर पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए और उनसे मैंने मिलने की कोशिश किया। थ्रू PA जो है तो सारी चीज़ें कन्वर्स हुई। हमने उनको एप्लीकेशन दे दिया, सारी चीज़ें और विद एविडेंस के साथ में दिया। उस एविडेंस में पहले पत्रिका है, बहुत बड़े तरीके से रिपोर्ट छापी, फिर जागरण है, उसने भी छापी, फिर मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नेता जो है जैसे दिग्विजय सिंह जी, तनखा जी लोग, जो और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने भी अपनी अलग अलग कंप्लेन जो है दर्ज कराई थी। अब इसके साथ में ये तो बड़े नेताओं के साथ में जो आम जनमानस की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो पोलिंग लेवल पर, कुछ विधानसभा लेवल पर, कुछ जिले लेवल पर, और इसके साथ में जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट भी विभिन्न तरह के प्रत्याशी जो रहे हैं हर विधानसभा लेवल पर। कुछ पार्टीज के वर्कर भी रहे हैं जो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। स्पेसिफिक मेरा जो है वो स्पेसिफिक मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टी विशेष का, वो 15,000 कंप्लेंट्स को लेकर के मैंने, कोई भी हो सकता है, उससे लेकर के मेरा कोई मतलब नहीं। हमारा सिर्फ ये प्रेयर था ऑनरेबल कोर्ट से कि इस ऑर्डर को जब तक ये 15,000 15,000 एप्लीकेशन जब तक नहीं डिसाइड हो जाती है तब तक इसको जो है तो ऑर्डर को रिकॉल कर दिया जाए। तो इसमें से एक आध केस पे सुनवाई हुई है, एक आध मामले में किसी को लेकर सुनवाई हुई है? नहीं, अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है। ये लग रहा है कि सुमोटो में लिया जाए, कि SLP में लिया जाए। जैसे कल तक हमसे जो बात हो रही थी वो था कि सुमोटो में हो जाएगा ये मैटर, पर ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अभी कुछ हमें निर्णय नहीं मिल पाए हैं कि किस वे
में लेंगे, तो हम इसके लिए दूसरे बी प्लान्स तैयार कर लिए हैं और उसको हम कल से शुरू करेंगे। संख्या बहुत बड़ी है, 15,000 लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है। क्या इस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की है किसी एक मामले पर भी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास तो सारे ही कंप्लेन पेंडिंग आज तक हैं और बड़े बड़े जो अपोजिशन के लीडर हैं और जो उस पार्टी के भी लीडर हो सकते हैं, सबने कंप्लेन तो किया ही है और आम जनता ने भी किया है। इलेक्शन कमीशन को 3 दिसंबर के पहले उन सारे मैटरों को डिसाइड कर देना चाहिए। हो सकता है कि ईवीएम जहां पर पकड़ी गई या गड़बड़ी हुई या किसी का वोटिंग राइट्स गड़बड़ हुआ तो वहां पर बहुत ज़्यादा लोकल लेवल्स पर प्रॉब्लम हुई हो। वो विभिन्न 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में है। अब इसमें 15,000 जो लगभग कंप्लेन आई है, उस 15,000 कंप्लेन में 230 विधानसभा से आप मोटा मोटा लगा ले तो इसका मतलब है कि सारी विधानसभा प्रभावित रही कहीं ना कहीं। मोटी मोटी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके साथ में 15,000 जनता की आवाज़ थी, 15,000 लोग वो थे जिन्होंने लड़ने की सिस्टम से कोशिश की। गलतियाँ जो हुई या कुछ भी गड़बड़ी आई तो उसका उन्होंने अपोज किया और इलेक्शन कमीशन का पोर्टल का जो नंबर होता है उसने एप्लीकेशन दर्ज कराई या फिजिकल दी। पर उनको इनको करना चाहिए ना। उसमें से भी 15,000 वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो पहुंच पाए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट तक। ये तो हाँ, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ही फिजिकल भी हो सकता है वो, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड का, यानी सॉफ्ट तरीके से भी रहा। पढ़े अनपढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा मतलब है कि इतना वोट डालने कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है कि उसने अपने राइट्स को समझा है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो गाँव दराज से आते हैं और वो नहीं आगे कंप्लेन करते। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि 5 साल में आम जनता को एक बार वोट डालने का मौका मिलता है। यदि 5 साल में यदि उसके साथ में वो भी उसका राइट्स आप ले लेना चाहते हो तो आप एक तरफा सरकार बना लो। जनता को वोट देने का क्या राइट्स है? मैं आपके माध्यम से भारत देश की सारी जनता से पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, जितने भी हमारे कोर्ट्स के लॉयर हैं, उन सबसे पूछना चाहता हूँ। भारत देश की संपूर्ण आबादी 140 करोड़ की है। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके वोट्स का राइट जो है वो आप कंप्लेन फाइल कर दें और कंप्लेन न डिसाइड हो, इलेक्शन कमीशन को ऐसे 15,000 लोगों की कंप्लेन पेंडिंग छोड़ करके क्या ऐसा करना चाहिए? एक आईएएस की पोस्ट है, आप यूपीएससी दे करके आए हुए मेंबर हैं, तो फिर उसमें मुझे 2 चीज़ें बहुत याद आई। एक तो सीजीआई साहब ने 3-4 महीने पहले एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट पोस्टिंग होगी वो उसमें सीजीआई एक अपोजिशन का लीडर और साथ में उसके साथ में जो करंट का जो भी एक बड़ा वो होगा, नहीं करंट लीडर्स जो होगा रूलिंग पार्टीज़ का वो होगा। पर उसका फिर बीजेपी ने अमेंडमेंट करके उसमें कर दिया कि जो रूलिंग पार्टी है वो होगी और उसके साथ का उसका एक कोई जो नेता जिसको वो चाहती हो, जैसे लाइक टू द प्रधानमंत्री, और उसके साथ में लॉ मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो अपोजिशन का लीडर। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2-1 से होता है रिजल्ट में, यानी 2 व्यक्ति जिसको करेक्ट उस तरफ चला जाता है। पर इन्होंने तो ऐसा करने नहीं दिया, शायद यही परिणाम देने के लिए रहा होगा। तीसरा, सीजीआई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इसलिए भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था उनसे, और मैं हम्बली, वो काफ़ी हम्बल जस्टिस भी हैं मुझे लगता है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जितनी उनकी तारीफ़ की जाए। उन्होंने बोला था कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा चाहिए जो यदि प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में कोई कंप्लेन या कोई भी एक्शन लेना हो तो लेने का दम रखता हो। आप लोगों ने, पूरे भारत देश की जनता ने देखा होगा कि 15 मध्य प्रदेश में एक लाडली बहना योजना चली, एक प्रधानमंत्री का एक कृषि विकास निधि आई। आपने विश्वास नहीं करोगे, आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश। 17 तारीख को वोटिंग थी, 17 तारीख के पहले 2 दिन पहले 15 तारीख को प्रधानमंत्री के जो किसान निधि है, सम्मान निधि जो भी होती है, 2-2 हज़ार रुपये वो आई, करेक्ट। उसके जस्ट पहले आप देखेंगे कि जो लाडली बहना योजना का है उसका पैसा आ रहा है पर महिलाओं को, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर चुनाव चल रहा है। मैं सब आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं एक सवाल मेरा ये भी है, चूंकि जनता ये जानना चाहते हैं कि अभी अब सीएम का फेस ढूंढा जा रहा है, सब हो गया, खत्म हो गया चुनाव, रिजल्ट आ गए, लेकिन अगर इस मामले में कार्रवाई 15,000 में से कुछ मामले में भी अगर कार्रवाई होती तो फिर क्या होगा? मैं सिर्फ इतना, मैंने बहुत सारे सीएम बदलते देखा है और बहुत हम लोगों ने बदलवाए हैं, ये सब छोड़िए बातों को, बहुत सीएम आएंगे और चले जाएंगे। भारत के संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि एक आम जनमानस का भी वोट प्रभावित हो रहा है तो उसके पास पूरा राइट्स है कि वो अपने पूरे पावर्स के साथ में, संवैधानिक पावर के साथ में, वो विभिन्न न्यायालय जो भी हैं वहाँ तक पहुँचे और वो आए हैं। उनके माध्यम से मैं इसलिए प्रेजेंट किया क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और उसके साथ में हम सब सारे लॉयर्स की, सारे आम नागरिक की, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि कहीं पर देश का कोई भी वायलेशन हो रहा है तो उसके ये मतलब इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं किस पार्टी विशेष का व्यक्ति है
या किसका व्यक्ति है वो, ये तो संवैधानिक बातें हैं हमारी। सवाल ये भी उठता है कि अभी दिग्विजय सिंह अब हारने के बाद कल उन्होंने सवाल उठाया है ईवीएम की तरफ, इशारा किया एक तरीके से। उन्होंने कहा कि जब तक बैलेट पेपर से चल रहा था, वोटिंग में रिजल्ट आ रहे थे, तब तक हमारे फेवर में था। सिर्फ 2 सीटें ऐसी है जहां से बीजेपी आगे चल रही थी, और जैसे ही ईवीएम पे मामला आया उसके बाद पूरा गेम पलट गया, और वोटर तो एक ही हैं दोनों तरफ, चाहे वो बैलेट पेपर वाले हो चाहे ईवीएम वाले। देखिए, जो फिजिकल वोटर की उन्होंने बात किया है, जो बैलेट पेपर पर, वो बात तो सही कह रहे हैं वो। कांग्रेस को बहुत समर्थन मिला या अपोजिशन की पार्टियों को मिला। जैसे ही ईवीएम का स्टार्टिंग हुआ है उसके बाद से ये सारी चीज़ें हुई है। उसके पीछे क्या रीजंस है, देखिए टेक्निकली इसे मैं इतना साउंड नहीं हूँ उस मामले में, और ऐसे ही समझ लीजिए आप कि ईवीएम में हर लोग, यदि सब दुनिया के लोग बंद करके रखे हैं, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाली कंट्री है। तो मुझे लगता है बीजेपी पार्टी को छोड़ करके भारत देश की कोई पार्टी नहीं चाहती, और चीफ इलेक्शन कमीशन, 2 भारत देश के ऐसे तंत्र हैं, यानी बीजेपी तंत्र और एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चाहते हैं कि ये जो है तो ईवीएम से ही चुनाव होता रहे। बाकी जनता तो नहीं चाह रही है, और न ही विपक्ष का कोई लीडर चाहता है। मुझे लगता है कि करंट में जिस तरह से हमने आप लोगों के माध्यम से बोला है, कि पूरे मीडियाज़ के माध्यम से बोला है कि 15,000 एप्लीकेशन मध्य प्रदेश की पेंडिंग है, ऐसे ही कुछ मिलती जुलती राजस्थान की पेंडिंग है, ऐसे ही मिलती जुलती छत्तीसगढ़ की पेंडिंग है। तो हमने इसीलिए सीजीआई साहब से अनुरोध किया था कि आप सुमोटो में लें या जैसे भी लें, और तुरंत ही हम गए भी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई देरी किया। 3 तारीख को जैसे ही इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हुई है, हमने 2-3 बजे तक रुझान आना समझ में आ गया है मुझे, हम तुरंत सीजीआई साहब के घर पहुँचे हैं, और इस चीज़ को लेकर के हमने रिक्वेस्ट कर भी दिया। पर अभी तक अब क्या मतलब चीज़ें चल रही मुझे नहीं समझ में आया, पर मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर अच्छा निर्णय। और दर्शकों क्लियर कर दीजिए कि 15,000 कंप्लेन हो इसी चुनाव को लेकर है। हाँ, करेक्ट। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पत्रिका न्यूज़पेपर ने जो बोला है उसमें सीधा शब्द लिखा है कि चुनाव 2023 15,000 एप्लीकेशंस यानी कंप्लेंट ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशंस पोर्टल। ठीक, ये मैं आप लोगों के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि इस बार का चुनाव जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या जो भी रहे हों, जब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं हुआ था, तब तक उसके पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों उन एप्लीकेशन कंप्लेनेंट की, वोटर्स की जो पड़ी थी, क्यों नहीं डिसाइड किया? यानी उसको कहीं ना कहीं आशंका थी या डर थी, या उन्होंने एक तरफा निर्णय लेने की कोशिश किया है। वो आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हो के रहेगा, आप लोग चिंता मत करिए। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि चाहे देश में दोबारा चीज़ें पलटें या जो भी है, आप सबके संवैधानिक जो अधिकार, कानूनी अधिकार है, उसकी लड़ाई होगी और अंतिम तक। सवाल ये भी है कि ईवीएम को लेकर भी कुछ सवाल उसमें कंप्लेन में आए हैं, ऐसा कुछ स्पेशल दिखा है? उसमें मोटा लिख दिया गया है, सब मोटा लिखा है कि 15,000 एप्लीकेशन आर द पेंडिंग, और उसमें कुछ शब्द डिफाइन किए गए हैं कि जिसमें ईवीएम की इरेगुलरिटीज लिखा है, वर्ड जो यूज किए गए हैं, और इसके साथ में और भी टेम्परिंग, ये छोटे वर्ड्स आए हुए हैं। तो वो इकट्ठा अलग अलग स्तर के बहुत सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, उसको लेकर के किया गया। कितने एडवोकेट हैं जो इस मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आप इस चीज़ को क्यों पूछना चाहते हैं? आप अकेले ही पर्याप्त हैं पूरे देश के लिए, आपका कानूनी अधिकार आपको देता है। आप देश को बोलेंगे तब तक तो आप पूरे भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की पूरी जनता थी ना, सब लोगों की कंप्लेन थी। कम से कम 15,000 जो कंप्लेन दिए थे वो भी आ सकते थे। आप ये क्यों सोच रहे हो? गरीब लोग होते हैं, वो दब गए, डर गए, वो सारी चीज़ें होती है, आप ऐसा मत सोचो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके निर्णय और आपके जो अधिकार, कानूनी अधिकार की लड़ाई है, वो होगी। चलिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, अब सीएम फेस को लेकर भी लगातार बातें चल रही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से ये खबर सामने जो आई है, ये बेहद चौंकाने वाली है, और इस तमाम मामलों में जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।